हम सहारनपुर में वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल राय जी के साथ हैं। मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं और आने वाले समीकरण किस तरह से बन और बिगड़ सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद ट्राई सिटी टुडे को, आपने मुझको इस लायक समझा। जी, क्या फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं सर, सरकार को लेकर आम आदमी का क्या? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप पिछले 25 सालों का इतिहास देख लें तो कोई भी पार्टी जो सत्तारूढ़ रही है, यहाँ के मतदाताओं ने दोबारा उसको चाबी सत्ता की नहीं सौंपी है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो। आप पिछले 2 चुनावों को देख लीजिए। बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ आई, लेकिन दोबारा सरकार ने उसको नकार दिया। समाजवादी पार्टी सन 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ आई, यहाँ के मतदाताओं ने उसे नकार दिया। और मुझे जो लगता है कि पूरे प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है इस समय, चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर के हो, चाहे वो शाहजहाँपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, या फिर ताज़ा लखीमपुर खीरी की घटना हो। गन्ना भुगतान को आप ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, बेरोज़गारी को ले लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ज़रूर योगी सरकार को सफलता मिली है और उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत की है। अराजकता, रोड होल्ड अप, चैन स्नेचिंग, इस तरह की जो घटनाएं हैं या जो संगठित अपराध होते थे, उन पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2022 में होने वाला है, उसमें ये जो अभी हमने बताया, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको विरोधी दल, खास तौर से समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी दल है, वो इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि स्थितियां जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस सत्तारूढ़ दल का जो आनुषंगिक संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तो उसकी ओर से प्रचारित जरूर किया जा रहा है कि योगी का कोई विकल्प नहीं है, अगली सरकार फिर भाजपा की रिपीट होगी। लेकिन मुझे, अगर आप इसकी बारीकी में जाएँ और हमें तो ऐसा लगता नहीं। विकल्प तो भाई पिछले 14 साल से जब ये लोग वनवास में थे तब विकल्प नहीं था, तब भी सपा ने शासन किया, बसपा ने शासन किया। तो ये स्थितियां हैं फिलहाल प्रदेश की। अगर मोदी आते हैं चुनाव प्रचार करने, तो क्या अब पहले वाला मोदी का वो करिश्मा है? देखिए, पहले वाला मोदी का करिश्मा नहीं है। जैसे जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और पूरे देश में उन्होंने सभाएं की, तो चुनाव जीतने से पहले मोदी ने दिल जीता था पूरे देश का। कांग्रेस के 10 साल के शासन से लोग ऊब चुके थे, घपले घोटाले तमाम सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मोदी को लेकर लोगों में बड़ी आशाएं थी। और 2014 से जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, तो उसमें भी तमाम भाजपा सरकार के पक्ष में, मतलब प्लस पॉइंट रहा। लेकिन 2019 का आप देखिए चुनाव, तो उसके पहले छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई और कांग्रेस की सरकार बनी थी। बाद में इन लोगों ने फेरबदल करके जैसे भी हो मध्य प्रदेश में दोबारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा की सरकार आ गई। और अगर आप ध्यान दें तो उस विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद ऐसे हालात बने थे कि लग रहा था कि बीजेपी रिपीट नहीं करेगी। लेकिन वो पुलवामा कांड हुआ, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि देश का माहौल अचानक बदल गया और बीजेपी को उसका लाभ मिला और सत्ता में आ गई। मोदी उत्तर प्रदेश के साथ, जैसे पंजाब में और जो 5 राज्यों में, उत्तराखंड वगैरह में चुनाव होने हैं, निश्चित रूप से सभाएं करेंगे। लेकिन इस बार उनके लिए वह लोकप्रियता नहीं है। आप सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, तो आज यूथ बहुत परेशान है। कोरोना काल के बाद तमाम लोगों की नौकरियां छिन गई, जो निजीकरण हो रहा है, सरकारी चाहे BSNL हो, हवाई पत्तों, इन सब चीज़ों को जो निजी हाथों में दिया जा रहा है, इसका भी विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं। और इससे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग प्रभावित है। कहा भले जा रहा हो, लेकिन अब मोदी में वो करिश्मा नहीं रहा, वो प्रभावमंडल नहीं रहा, और वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, फीका हो रहा है। और इसका लाभ दूसरी पार्टियों को मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं है। भाजपा के लिए चुनौतियां होंगी, मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि भाजपा एकदम से, लेकिन कठोर चुनौतियां होंगी। और सबसे ज़्यादा टक्कर इनको समाजवादी पार्टी से ही आप देख रहे हैं कि तमाम बसपा से और तमाम दलों से छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर यहाँ सहारनपुर के लोकल लेवल की ही बात करूँ तो इमरान मसूद
अगर कांग्रेस से सपा चले जाएं तो सपा को कितना बड़ा गेन होगा और कांग्रेस को कितना बड़ा लॉस होगा? देखिए, जहाँ तक इमरान मसूद की बात है, मैं आपको बता दूं, इमरान मसूद काजी रशीद मसूद साहब के भतीजे हैं और काजी रशीद मसूद साहब अब नहीं है इस दुनिया में। वो कद्दावर नेता रहे, वो करीब 9 बार राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके सांसद रहे, 1 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और उनका अपना बड़ी कीर्ति थी राजनीति में, मतलब कद्दावर नेता थे। और इनका पूरा ख़ानदान, इमरान मसूद, इसमें दो राय नहीं कि अच्छे नेता हैं और उनकी मुसलमानों में अच्छी पकड़ है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में जहाँ तक एक चर्चा है लोगों में, आए दिन मीडिया में बातें उछाली जाती हैं कि इमरान मसूद सपा में जा रहे हैं, इमरान मसूद सपा में जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है और जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, अभी तक अखिलेश यादव इसके लिए राज़ी नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो सहारनपुर में सपा का कभी कोई बड़ा जनाधार नहीं रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है ये ज़िला। यहाँ से मायावती जी हरोड़ा से 2 बार लड़के मुख्यमंत्री बनी और 2007 के चुनाव में 5-6 सीटें थी बसपा की। और सपा देखिए 2012 में पूर्ण बहुमत से आई तो सिर्फ 1 सीट थी देवबंद की, राजेंद्र राणा जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं वो यहाँ से जीते, बाकी सपा का कोई नामो निशान नहीं। काजी साहब जब खुद सपा में थे तब भी कोई सपा का यहाँ विधानसभा चुनाव स्तर पर कोई बड़ा लाभ नहीं मिल सका। तो इस बात को अखिलेश यादव समझते हैं कि अगर इमरान मसूद आ भी जाते हैं तो भी सपा को यहाँ कोई लाभ नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी में ही एक धड़ा है उमर अली वाला, सरफराज खान वाला, जो लोग नहीं चाहते कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आएँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो 5 साल से झंडा उठाए, झंडा बरदारी कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी बातों को इग्नोर कर देंगे। और अगर इमरान को ले भी लिया जाता है तो कांग्रेस को मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस की 2 सीटें हैं और बेशक वो इमरान की बदौलत कही जाती हैं, लेकिन उस समय समीकरण दूसरे थे। और अब ताज़ा जो हालात हैं या 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, मुझे लगता है कि इमरान को अगर बड़ा नेता बनना है तो उन्हें कांग्रेस में ही रहना चाहिए। कांग्रेस ने दिल्ली का राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली का प्रभारी बनाया है, कल को उनको राज्यसभा में भेज सकती है। तो इमरान भी सूझबूझ वाले नेता हैं और अगर उन्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तो सब भविष्य के गर्भ में है ना, ये तो हम नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो इमरान भी ठोक बजा कर जाना चाहेंगे। और अखिलेश यादव जी भी इतने बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रहे 5 साल के, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को उन्होंने संभाला है, तो वो भी कोई कच्ची गोली नहीं खेलना चाहेंगे। अभी तक जो मुझे जानकारी है एज ए जर्नलिस्ट, हम लोगों के भी ताल्लुक़ हैं, सोचते हैं कि अखिलेश यादव इमरान को लेकर अभी सहमत नहीं है। इस चुनाव में 3 पार्टियां और हैं, एक का ताल्लुक सीधे सीधे चंद्रशेखर का जो आ रही है पार्टी उसका सहारनपुर से है, एक AIIM असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी यूपी का चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ, लड़ेगी सारी सीटों पर, उन्होंने कहा अपने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो तीनों का क्या फैक्टर होगा? देखिए, जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी की बात है, आज़ाद समाज पार्टी के जो अगुआ हैं चंद्रशेखर जी, जो इसके संस्थापक हैं, निश्चित रूप से वो दलित वर्ग के युवाओं में उनकी अच्छी पैठ है और आज़ाद समाज पार्टी से सीधा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जो उपचुनाव हुआ बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर आप जानते हैं कि हाजी अलीम जिनका हत्या हो गई थी, तो वो लगातार 2 बार बसपा के विधायक रहे, यहाँ तक कि उन्होंने पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री महेंद्र सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता को हराया था 2007 के चुनाव में। उसके बाद दोबारा 2012 के चुनाव में भी अलीम चुने गए। जब वहाँ उपचुनाव हुआ तो अलीम के भाई यूनुस, जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, वो चुनाव लड़े और उनको लग रहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट, शायद उनका नाम यामीन है, उनको खड़ा किया गया आसपा की ओर से और उन्होंने इतना वोट ले लिया मुसलमानों का कि उससे मुसलमानों को, कुछ दलितों का भी वोट लिया होगा, करीब 15,000 वोट उनको यामीन साहब को मिले थे, तो उससे बसपा की हार हो गई और वहाँ पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी जीती हैं। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसपा का अच्छा प्रभाव है और सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, तो ओवैसी का यहाँ कोई उनकी पार्टी की जनाधार नहीं है। बिहार में जिन 5 सीटों पर ओवैसी को जीत मिली है, वो 5 मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ जीते हैं और वहाँ का कुछ ऐसा समीकरण था कि वहाँ 5 सीट निकल गई। अब ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी को प्रायोजित करके यहाँ लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों का वोट काटें और सपा को नुकसान हो, लेकिन मुस्लिम मतदाता जो है वो इस बात को समझ रहा है कि ओवैसी ना तो सत्ता में शामिल होने की स्थिति में रहेंगे, ना इनका कोई व्यापक जनाधार है इनकी पार्टी का, तो मुसलमान तो उसी को वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे ओवैसी जी। और
आम आदमी पार्टी की भी जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो दिल्ली से उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल जाति चौहद्दी में चुनाव होगा, अब तक जो होता आ रहा है। दिल्ली में इसलिए सरकार रिपीट होती है कि दिल्ली में बिहार का भी आदमी है, गुजरात का भी है, उड़ीसा का भी, उसको अपनी सुविधाओं से मतलब है कि अगर उसको बिजली फ्री मिल रही है 30 यूनिट, उसे पानी मिल रहा है, वाईफाई फ्री मिल रहा है, बसों महिलाओं को यात्राएं फ्री हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो वहाँ फिर आदमी क्षेत्रवाद जातिवाद ये भूल जाता है, और इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी। अब उसकी तुलना आप जैसे वे उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम बिजली फ्री कर देंगे। अब भाजपा कह रही है कि हमको फ्री की बिजली नहीं चाहिए, हम स्वाभिमानी भी हैं, वो तो खैर बात की बात है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर्वाधिक जटिल होता है, बिहार की ही तरह। यहाँ जातीय समीकरण, गुणा भाग, कास्ट केमिस्ट्री में चुनाव पूरा उलझा हुआ होता है, और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ अच्छा 2-4 सीट भी निकालना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। 2 इश्यूज़ हैं, एक खास तौर से किसान आंदोलन जो दिखता है जाट बिरादरी में, दूसरा अभी एक नया इशू गौतम बुद्ध नगर के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर हो गया, उसमें गुर्जर समाज कुपित है। इस जिले के अंदर 2 सीट शायद ऐसी हैं जो गुर्जर प्रभाव डालते हैं, तो ये दोनों मुद्दे कितने प्रभावी हैं? देखिए, सम्राट मिहिर भोज की जाति का जहाँ तक सवाल है, और जो गौतम बुद्ध नगर में वहाँ 2 पंचायतें भी हुई इसको लेकर के, उससे राजपूत समाज में और गुर्जर समाज में अनबन हुआ, तनातनी हुई, और गुर्जरों ने वहाँ दादरी में पंचायत भी की। तो ऐसा नहीं कि केवल दादरी तक ही सीमित रह गया, उसका मैसेज जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया, और गुर्जरों में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर के नाराज़गी आप साफ देखी जा सकती है। उस आक्रोश को पाटने के लिए अभी देखिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो मंत्री तो नहीं बनाया गया वीरेंद्र सिंह गुर्जर को। वीरेंद्र सिंह गुर्जर शामली के रहने वाले हैं, कांदला के, 6 बार के एमएलए रहे, एक बार सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उसके पहले भी एमएलसी रहे। तो भाजपा ने आनंद फान में उनको एमएलसी बना दिया कि ताकि गुर्जरों का आक्रोश जो है, इस सरकार में गुर्जरों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली है। अब जहाँ तक जाटों की बात है, तो संजीव बालियान को देखिए दूसरी बार मंत्री बनाया गया, मुजफ्फरनगर से जो सांसद हैं। सतपाल जी सांसद हैं, दूसरी बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन पिछली सरकार में बागपत से सांसद रहे। एक्स पुलिस कमिश्नर मुंबई, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। मोहित बेनीवाल जी हैं, उनको पश्चिमी क्षेत्रीय उसका उपाध्यक्ष बनाया गया संगठन में, तो अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इनको भी तरजीह, लेकिन अब कृषि कानूनों की जहाँ तक बात है, उसको लेकर के देखिए गुर्जरों पर भी खेतीबाड़ी है, जाटों पर भी खेतीबाड़ी है। गन्ना भुगतान को आप देख लीजिए, तो अब गन्ना मूल्य जैसे 3 साल बाद बढ़ाया गया और 25 रुपये ही गन्ना मूल्य बढ़ाया गया, तो उसको लेकर हम लोग गांव में आना जाना रहता है, या यहाँ भी किसान यूनियन के लोग आते हैं तो बातचीत होती है, उसको बहुत नाकाफ़ी मानते हैं लोग। उनका कहना है कि चुनावी बेला में सरकार ने खुश करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो कृषि कानूनों को लेकर गुस्सा है, गन्ना मूल्य का इन्होंने कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे, आप सहारनपुर मंडल में ही देख लीजिए, तो करोड़ों रुपए किसानों को बकाया, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसके अलावा आप देखिए कि बेरोजगारी से कौन प्रभावित हो रहा है? किसान जिसका बेटा BA पास है, उसको नौकरी नहीं है, या वो कहीं गुड़गांव में नौकरी कर रहा था 20,000 रुपये की, कोरोना के बाद से घर बैठा हुआ है, तो उनमें ये आक्रोश है, और इसका खामियाजा सरकार को भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। सत्ता में जो होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा, और उसका नफ़ा नुकसान भी उसी को झेलना होता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। इन्होंने वादा किया था कि हम इतना रोज़गार देंगे, इतने लाख लोगों को, वो चीज़ें चरितार्थ नहीं हो पाई हैं। यूथ बहुत परेशान है, उसमें बहुत मायूसी निराशा है। एक अल्टीमेट सवाल है, इलेक्शन आने वाला है, 6 महीने में नई सरकार बन जाएगी। इन सब असेसमेंट के बाद आप क्या देखते हैं? सरकार बदल सकती है, सीटें घट सकती हैं, क्या मतलब परिणाम किस लेवल तक जा सकता है? मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आएगी, और अगर पश्चिम से पहले वोटिंग शुरू होती है और हवा बनती है समाजवादी पार्टी की, तो इसका असर पूर्व तक पहुंचता है, जैसा पिछली बार हुआ था। तो समाजवादी पार्टी इस स्थिति में होगी कि राज्यपाल को उसे सबसे पहले न्योता देना पड़े, सबसे बड़ी पार्टी होगी। पूर्ण बहुमत सपा को मिल भी सकता है, और किन्हीं कारणों से नहीं भी मिल सकता है। अभी चूँकि समय शेष है, इसलिए बहुत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी की पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। कांग्रेस की संभावना है?
देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार बिल्कुल छीजा हुआ था और एन.डी. तिवारी जी के बाद कांग्रेस के वो आखिरी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद से सत्ता से कांग्रेस बेदखल होती गई, इसका वोट बैंक खिसकता चला गया। लेकिन प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय सचिव हैं और उनकी मेहनत आप देखिए, अभी ताज़ा घटना लखीमपुर कांड आप देख लीजिए, तो प्रियंका गांधी बहुत अग्रेसिव रहीं और वो रात में देखिए जाना चाहती थी, उनको गेस्ट हाउस में रखा गया, उसके बाद छोड़ा गया। तो वो लगातार इन मुद्दों को लेकर अभी बनारस के जगतपुर में वो सभा करने जा रही हैं। तो कांग्रेस के दिन बहुर रहे हैं धीरे धीरे। अब जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ेंगी। खासतौर से बुंदेलखंड में कांग्रेस की अच्छी संभावना है। बनारस के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। रायबरेली और अमेठी में भी, जहाँ की पिछली बार राहुल गांधी जी हार गए चुनाव, तो वहाँ भी उसे लाभ मिलेगा। मुरादाबाद की भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो सीटें इसकी बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस बहुत फॉर्म में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, अभी ऐसा नहीं है। हालांकि ये पूरी ताकत लगा रहे हैं उसमें, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में नहीं भी हैं, तो वहाँ के लोगों के चुनाव में उतारेंगे, वहाँ के दिग्गज नेताओं को उतारेंगे। अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ऐसी स्थिति में आ जाएं कि बहुमत पर ना पहुंच पाएं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी की फैक्टर में आ सकती है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बसपा ख़त्म हो गई, और ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना जो वोट बैंक है वो फिक्स है। दलितों का जो वोट बैंक है अब इधर पश्चिम की कुछ सीटों को आसपास जरूर प्रभावित करेगी। बाकी अब जैसे तमाम जो पुराने झंडा बरदार थे कांसीराम जी के समय के और मायावती जी के समय के, उसमें लालजी वर्मा से लेकर रामाचल राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के धर्म सिंह सैनी तक कई नाम आप गिना सकते हैं जो पार्टी में नहीं हैं। लेकिन बसपा और पार्टियों से उसकी रणनीति बिल्कुल भिन्न है। अब जैसे लखीमपुर मुद्दे को ही देख लीजिए, बसपा साइलेंट है, उसके जो आनुषंगिक संगठन वो काम कर रहे हैं। तो बसपा के पास अपना फिक्स वोट बैंक है दलितों का, और उसके बाद वो पार्टी को जाति समीकरणों के आधार पर, जैसा कि सारे दल कर रहे हैं, उस पर उनका भी कैलकुलेशन चल रहा है। और बसपा को इतना कमज़ोर इसलिए भी नहीं मानना चाहिए। आप देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन हुआ, बसपा को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट गई। इसके पहले 2014 में भी समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो बसपा को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बसपा का मजबूत जनाधार जो है, उसका जो फिक्स वोट बैंक है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है अभी तक। और अब देखिए आज उन्होंने सम्मेलन किया है लखनऊ में, मायावती जी ने, आप वहाँ देखिए भीड़ कितनी इकट्ठा हुई है। तो चीज़ें बदलेंगी और किसी एक दल के बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता कि नहीं उसी की हवा है और उसी की सरकार बनेगी। ऐसा कहना तो नासमझी है। और वो ये चीज़ें जो वैचारिक रूप से किसी पार्टी के प्रतिबद्ध होंगे वही इस बात को कहेंगे। जब आप खुली निगाह से, चूँकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो हमको बेबाक और तटस्थ होकर के जो सच बात है उससे कहना चाहिए, और मैं वही कह रहा हूँ। तो आप थे अवनिंद्र कमल जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास पकड़ रखने वाले, और मुझे लगता है कि दर्शकों को इस विश्लेषण से आगामी माहौल को समझने में महत्वपूर्ण सुविधा मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।